सभी को नमस्कार। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास और उसी कड़ी में आज हमारी क्लास संख्या 52वीं क्लास है। भक्ति काल का ये 25वां भाग है। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य। आज पिछली क्लास में हमने जायसी का जो व्यक्तित्व है, जीवन परिचय, जायसी के बारे में कुछ रोचक बातें हमने देखी। आज हम जायसी की रचनाएं देखेंगे। कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, विद्वानों ने कौन कौन सी मानी, और रचनाओं को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। आखिरी कलाम, अखरावट और मुख्य रूप से जो जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ रहा है पद्मावत, उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं जायसी की रचनाएं। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला प्रश्न, तो जायसी की रचनाएं। अब शुक्ल जी ने केवल 3 रचनाएं जायसी की मानी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी की रचनाएं जो हैं, केवल 3 रचनाएं शुक्ल जी ने मानी है, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। और तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण भी हैं। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, 3 रचनाएं शुक्ल जी ने जायसी की मानी है। अन्य विद्वानों के अनुसार देखिए, सैयद अली मोहम्मद के अनुसार इन्होंने 14 रचनाएं जायसी की मानी है। तो ये रचनाएं कौन कौन सी है? सैयद अली मोहम्मद के अनुसार 1 नंबर है अखरावट, 2 नंबर आखिरी कलाम, सखरावट, इतरावत, चंपावत, मटकावत, चित्रावट, खुरवा नामा, मोराई नामा, 10वीं है मुखहरा नामा, 11वीं है मुखरा नामा, 12वीं है पोस्ती नामा। पोस्ती नामा की रचना पर जो जायसी के गुरु हैं वो जायसी से चिढ़ गए थे, नाराज हो गए थे। 13वीं है होली नामा, 14वीं रचना है पद्मावत। तो अखरावट, आखिरी कलाम, सखरावट, इतरावत, चंपावत, मटकावत, चित्रावट, खुरवा नामा, मोराई नामा, मुखहरा नामा, मुखरा नामा, पोस्ती नामा, होली नामा, पद्मावत, ये 14 रचनाएं मानी हैं सैयद अली मोहम्मद ने जायसी की। पोस्ती नामा रचना पर इनके गुरु इनसे नाराज हो गए थे। जायसी के गुरु थोड़े चिढ़ गए थे इस रचना पर। तो चलिए आगे देखिए। शुक्ल जी ने 3 रचनाएं मानी, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। सैयद अली मोहम्मद ने इनकी 14 रचनाएं मानी। और नागरी प्रचारणी सभा, ये मोस्ट होगा आपके लिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी व रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने 20-21 रचनाओं की लिस्ट यहाँ पर दी है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं देखिए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। याद रखिए आखिरी कलाम जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है। चित्ररेखा, चंपावत, इतरावत, मेहरी बायसी, पोस्ती नामा, मटकावत, खुरवा नामा, मोराई नामा, मुखहरा नामा, नैनावत, 14वीं कहरा नामा, 15वीं गनावत, 16वीं मुहरा नामा, 17वीं सफुट छंद, 18वीं सोरठ, 19वीं जो इनकी रचना है परमार्थूपजी, 20वीं है मेखरावट नामा और 21वीं कान्हावत। ये रचनाएं नागरी प्रचारणी सभा और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार इनकी मानी जाती है। अब ये आपको सभी याद नहीं रखनी है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण के मैं निशान लगा देता हूँ। एक तो पद्मावत तो आपको याद रहेगी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तीसरी रचना आखिरी कलाम, ये भी महत्वपूर्ण है, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। इसके अलावा चित्ररेखा, क्योंकि ये प्रकाशित हो चुकी है रचनाएं। कहरानामा, एक कहरानामा जो रचना है वो भी महत्वपूर्ण होगी, कहरानामा। मेहरी बायसी, ये भी प्रकाशित हो चुकी है रचना, मेहरी बायसी। तो जो प्रकाशित रचनाएं हो चुकी है, कान्हावत, हालांकि कान्हावत प्रकाशित तो नहीं हुई है पर महत्वपूर्ण है। तो ये 2-4 रचनाएं जो है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मेहरी बायसी, कहरानामा, कान्हावत, ये रचनाएं याद आप रख लीजिए। बाकी तो सभी, एक पोस्तीनामा को भी आप याद रखिए, पोस्तीनामा।
तो चलिए आगे देखते हैं। जायसी की प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं? जायसी की प्रकाशित रचनाएं, और ये सभी महत्वपूर्ण होगी, मोस्ट होगी। ये रचनाएं जायसी की प्रकाशित है। आखिरी कलाम, पद्मावत, महरी बायसी, अखरावट और चित्ररेखा। ये 5 रचनाएं तो आपने याद रखनी ही हैं। ये मोस्ट होगी। आखिरी कलाम, पद्मावत, महरी बायसी, अखरावट और चित्ररेखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी रचना आखिरी कलाम के बारे में। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम जो इनकी रचना है फारसी अक्षरों में छपी है, बाबर के समय लिखी गई है। रचना काल क्या है? 1528 ईस्वी इसका रचना काल है। आखिरी कलाम का रचना काल 1528 ईस्वी 936 हिजरी सन में लिखी गई। जायसी के शब्दों में उन्होंने लिखा है कि 900 वर्ष 36 जो भय तब यह कविता आखिर कहे। ये अक्षर जो है कविता ये कही जब 900 वर्ष 36 जो भय, यानी कि 936 हिजरी को ये कविता कवि ने कही है। और फारसी अक्षरों में यह छोटी सी पुस्तक इनकी छपी है। आखिरी कलाम सबसे पहली जायसी की रचना है। रचना काल 1528 ईस्वी, और ये कवि ने कहा है आखिरी कलाम में। आगे चलिए, जायसी ने यह पुस्तक बाबर के समय लिखी। कौन सी पुस्तक? आखिरी कलाम के विषय में बात कर रहे हैं। जायसी की पहली रचना है, 1528 ईस्वी में लिखी गई है, बाबर के समय लिखी गई है, क्योंकि इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। तो जाहिर सी बात है बाबर ही उस समय शाही वक्त था। आखिरी कलाम जायसी की प्रारंभिक रचना है। प्रारंभिक रचना सबसे पहली रचना है। इसमें जायसी ने अपने जन्म के विषय में भी लिखा है। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। भा अवतार मोर 9 सदी, तो ये इन्होंने अपने जन्म के विषय में इसमें लिखा है कि मैंने अपने जन्म के 30 वर्षों के बाद जो है ये ग्रंथ लिखा है। तो इस हिसाब से इनका जो जन्म काल निकाला जाता है। आखिरी शब्द का अर्थ, आखिरी कलाम क्या है? आखिरी कलाम इनकी आखिरी रचना न होकर आखिरी शब्द का अर्थ क्या है? चूंकि ये जायसी की प्रारंभिक रचना है तो अंतिम नहीं है। आखिरी का शब्द अंतिम नहीं है, और यह ना ही यह रचना जो है जायसी की अंतिम रचना है। तो आखिरी शब्द का अर्थ क्या है? प्रलय है, कयामत से है। कयामत से है, प्रलय से है। और कलाम का अर्थ वचन से है। कलाम का अर्थ वचन से है। प्रलय के दिन जो वचन, जो प्रार्थना है, मनुष्य की अंतिम प्रार्थना। देखिए, इस प्रकार इस शीर्षक का अर्थ रसूले पाक के मनुष्य की अंतिम प्रार्थना से है। कयामत के समय हजरत मोहम्मद साहब की महता, अपने गुनाहों से ऊपर उठने, परमात्मा का साक्षात्कार, स्वर्ग सुख भोग प्राप्ति के उपायों एवं जायसी के जीवन वृत्त को जानने में यह रचना जो है बहुत ही उपयोगी है। आखिरी कलाम है, रसूले पाक के मनुष्य की अंतिम, रसूले पाक के प्रति लिखिए यहाँ पे। तो शीर्षक का अर्थ है रसूले पाक के प्रति मनुष्य की अंतिम प्रार्थना से अर्थ निकलता है आखिरी कलाम। तो अगली रचना देखिए, जायसी की अगली रचना है जायसी की अखरावट। इसका रचना काल अज्ञात है। रचना काल हमें अखरावट का पता नहीं है। आखिरी कलाम का 1528 है और पद्मावत का 1540 है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की चौपाइयां कही गई हैं। सिद्धांत संबंधी जो सूफी साधना के तत्व हैं उनकी चौपाइयां यहाँ पर कही गई है। इसमें ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वरीय प्रेम, माया, ब्रह्म, जगत, जीव आदि दार्शनिक विचारों की विवेचना की गई है। अखरावट में हिंदू मुस्लिम मान्यताओं के में जो है समन्वय का प्रयास भी इसमें किया गया है। तो अखरावट रचना काल अज्ञात। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांत संबंधी तत्वों की जो चौपाइयां कही गई है, यहाँ आप सूफी लिख सकते हैं। सूफी साधना के जो सिद्धांत हैं तो उसके विषय में है अखरावट। अब चित्ररेखा देखिए, चित्ररेखा यह विशुद्ध रूप से प्रेम प्रधान साहित्यिक रचना है।
यह प्रेमाख्यान लघु खंड काव्य है। इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। छोटी सी जानकारी चित्ररेखा के बारे में, एक अन्य महत्वपूर्ण रचना इनकी महरी बाईसी भी है, तो वो भी आप याद रखें बस, केवल महरी बाईसी। तो इसके बाद अगली रचना कौन सी है? पद्मावत, महत्वपूर्ण। जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत ग्रंथ, शुक्ल जी के शब्दों में। तो पद्मावत से पहले हम यह देख लेते हैं कि जायसी जो थे, उन्हें अपनी जो प्रेम तत्व रूपी वो कथा लिख रहे थे, प्रेम कथा जो उन्होंने लिखी, उसके लिए एक सुप्रसिद्ध कहानी की आवश्यकता थी। लेकिन ज़्यादा प्रचलित जो कहानी है वो उनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती थी। तो उन्हें एक ऐसी कहानी की आवश्यकता थी जिसमें कुछ कुछ अस्पष्टताएं हों। उन अस्पष्टताओं को वे अपनी रचनात्मक जो अपने अनुभव हैं, स्वयं के अनुभव, उनसे एक रचनात्मक अभिव्यक्ति वो दे सकें। और पद्मिनी, इस कथानक की जो नायिका है पद्मावती, जिसे हम कहते हैं पद्मिनी भी कहा जाता है, तो जो नायिका है पद्मावती, पद्मिनी, इसकी कहानी मौखिक परंपराओं में चलती थी। राजस्थान में, राजस्थान की किंवदंतियों में ये कहानी जो है बहुत पहले से मौजूद थी, उपस्थित थी। तो जायसी को इस कहानी ने बहुत आकर्षित किया, पद्मावती की कहानी ने। उन्होंने अपने काव्य लेखन में राजपुताना की जो मौखिक परंपराओं में कहानी चलती थी पद्मिनी की, तो वो कहानी जो है पद्मिनी, पद्मावती की कहानी को उन्होंने चुना और अपने हिसाब से इसके मंतव्य में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि जो ये मौखिक कहानियाँ थी, किंवदंतियाँ थी, गाथाएं थी पद्मिनी से संबंधित, ये भी लिपिबद्ध की गई। हालांकि पहले तो ये मौखिक थी, मौखिक रूप से गाते थे, सुनाते थे, लेकिन बाद में ये लिपिबद्ध की गई। कब की गई? पद्मावत के बाद, यानी कि 1540 के बाद। जो जायसी से पहले कहानियाँ चल रही थी पद्मिनी के बारे में मौखिक, वो भी लिपिबद्ध की गई, लेकिन की कब गई? पद्मावत के बाद, यानी कि जायसी के बाद। पहले जायसी पद्मावत लिख चुके थे, तो लेकिन मौखिक रूप से उनके लिखने से पहले ये कहानियाँ चल रही थी। और हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। एक तो है गोरा बादल की चौपाई नाम से हेमरतन की, हालांकि प्रकाशित वो बाद में हुई, लेकिन वो कथानक जो है वो पहले मौखिक चलता था। गोरा बादल री चौपाई हेमरतन ने लिखा 1588 ईस्वी में। और दूसरी जो थी गोरा बादल री बात, वो भी चलती थी कहानी। जटमल नाहर ने इसे लिखा बाद में मौखिक रूप से, पद्मावत से पहले चलती थी। अब पद्मावत और इन कहानियों में फ़र्क ये है कि इनमें गोरा बादल की बहादुरी, बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल का वर्णन है, लेकिन पद्मावत में जायसी ने गोरा बादल की वीरता और सम्मान की गाथा नहीं लिखी है, बल्कि उनका जो कथानक है वो पद्मावती, रतन सेन के प्रेम, हीरामन जो तोता है उसके साथ पद्मावती की मित्रता और नागमती की जो मूक पीड़ा है उसका आख्यान जो है वो रचा जायसी ने। तो देखिए इसका स्रोत क्या हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बारी ने प्राकृत साहित्य का इतिहास में जायसी से बहुत पहले की एक कथा है रतन शेखर कथा का परिचय दिया है। ये कहानी जो है पद्मिनी की, ये चलती थी पहले, मैंने आपको बताया। तो मौखिक रूप से थी, कुछ कुछ अस्पष्टता थी, प्रसिद्ध कहानी थी। तो उस अस्पष्टता को उन्होंने, कवि ने, और यहीं पर उनका जो है कवित्व हमें दिखाई देता है। तो रतन शेखर कथा का परिचय दिया है, जिसकी कथा वस्तु पद्मावत की कथा से गहरा साम्य रखती है। और स्वयं कवि ने क्या कहा है? स्वयं कवि का कथन है, आदि अंत जसी कथा है लिखी भाषा चौपाई कहे। यानी कि इसका अर्थ हुआ, अर्थ क्या है?
आदि अंत जसी कथा अहे। आदि से अंत तक जैसी गाथा थी उसे कवि यानी कि जयसी श्योम ने कवि ने हिंदी चौपाइयों में लिख दिया है। आदि से अंत तक जैसी कथा मुझे मिली उसे मैंने यानी कि कवि ने हिंदी चौपाइयों में लिख दिया। आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। तो ये हुआ कुछ पद्मावत के बारे में। इसके बाद देखिए रचना काल क्या है पद्मावत का। तो पद्मावत का रचना काल जो माना जाता है 1540 ईस्वी 947 हिजरी सन 927 आहा। कथा आरंभ वैन कवि कहा। कथा आरंभ मतलब प्रारंभिक, वैन यानी कि वचन, प्रारंभिक वचन कहे। कब? सन 927 आहा। कथा आरंभ वैन कवि कहा। तो पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी अर्थात 927 हिजरी में आरंभ की गई तथा 1540 हिजरी माने तो 947 में पूर्ण हुई। लगभग कुल मिलाकर तो इसकी रचना में 20 वर्ष लगे। रचना में 20 वर्ष का समय लगा। तो 1540 ईस्वी आपको याद रखना है रचना काल। और जो है माना जाता है कि 1520 ईस्वी अर्थात 927 हिजरी में आरंभ यह रचना हुई। 20 वर्ष इसकी रचना में लगे। समय सन 927 आहा। यहाँ पर 27 से कई विद्वानों ने 47 भी लिया है, कई विद्वान 27 मानते हैं। तो अलग अलग मत है। बच्चन सिंह ने कहा है कि कुछ प्रतिलिपियों में बाद में जो प्रतिलिपि लेखक थे उन्होंने 47 से 27 कर दिया। शुक्ल जी कहते हैं कि 27 और 47 फारसी में एक जैसे लिखे जाते हैं, उसकी वजह से जो है ये संशय 47-27 का पैदा हो गया। तो आगे देखिए पद्मावत का काव्य रूप क्या है। पद्मावत का काव्य रूप लेकिन देखिए सर्वमान्य जो है वो 1540 ईस्वी का रचना काल माना जाता है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए क्या रचना काल है तो 1540। पद्मावत का काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य ये है जायसी का। खंड कितने हैं, सर्ग कितने हैं? पद्मावत में 57 खंड है। देखिए सर्ग जिस तरह से काव्य में सर्ग होते हैं, पृथ्वीराज रासों में है सर्ग, उसी तरह यहाँ जो है सर्गों को खंड कहा गया है। तो यहाँ पर आप खंड याद रखिए 57 खंड हैं। उपसंहार को अगर मिला दिया जाए तो 58 खंड हैं इसमें। उपसंहार को मिलाकर 58 खंड है। 58वां खंड उपसंहार है और 57 खंडों में इसकी कथा चलती है। तो महत्वपूर्ण खंड कौन कौन से हैं? 58 के 58 हम नहीं देखेंगे। उपसंहार है 58वां। तो 57 के नाम हम नहीं देखेंगे, हालांकि अनेक पुस्तकों में लिखे हुए 57 के नाम भी हैं। तो महत्वपूर्ण खंड हम देखेंगे। प्रथम खंड है स्तुति खंड, जिसमें स्तुति है, गुरु की स्तुति है, ईश्वर पैगंबर की स्तुति है, साहित्य वक्त की प्रशंसा है, कवि का स्वयं का परिचय है, रचना काल है रचना का, और रचना करने का उद्देश्य भी इसमें दिया गया है। द्वितीय खंड है सिंहल द्वीप खंड और 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। 57वां खंड है पद्मावती नागवती सती खंड, पद्मावती नागमती सती खंड और 58वां खंड है उपसंहार। तो 57 तक तो इसकी चलती है कथा। प्रथम तो स्तुति खंड हो गया, सिंहल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण खंड हैं। सिंहल द्वीप खंड दूसरा और 30वां खंड, सिंहल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड ये इसके सबसे महत्वपूर्ण खंड हैं इसके पद्मावत के। तो दूसरा और 30वां ये दो खंड जो हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम खंड स्तुति खंड है और लास्ट जो है पद्मावती नागमती सती खंड है। 58वां उपसंहार है। आगे चलिए देखिए, पद्मावत के सबसे प्रामाणिक जो हमें संस्करण मिलता है, पद्मावत के अनेक संस्करण जो है प्रचलन में है, पद्मावतु, पद्मावती, इस तरह से अनेक नामों में, फारसी में, अनेक भाषाओं में। पद्मावत में के जो सबसे प्रामाणिक समझे जाने वाले संस्करण को दोहों चौपाइयों में निर्मित 653 अंशों में बांट दिया गया है। खंड कितने हैं? 57। अंश कितने हैं? 653। उपसंहार को मिलाकर खंड कितने हैं? 58। तो अंश अगर पूछ लिया जाए तो 653 अंशों में पूरे महाकाव्य को दोहों और चौपाइयों में रचना करके इसे 653 अंशों में बांट दिया गया है। प्रेमाख्यान की कथा 25वें अंश से आरंभ होकर 651वें अंश तक चलती है। जो हमारी मुख्य कथा है, प्रेमाख्यान कथा है, पद्मावती, नागमती, रतन सेन, इनकी कथा है, वो 25वें अंश से लेकर 651वें अंश तक चलती है। 2 अंश शायद उपसंहार के होंगे आखिर के। 24 अंशों तक स्तुति खंड है, यानी कि प्रथम खंड में 24 अंश हैं। प्रथम खंड जो स्तुति खंड है उसमें 24 अंश है। 24 अंशों में स्तुति खंड है। इसमें अल्लाह की स्तुति है, मोहम्मद और उसके 4 मीत यानी कि खलीफाओं की प्रशंसा है, शाह वक्त शेर शाह की महत्ता है, कवि के पीर और गुरु आदि का परिचय वर्णन इसमें दिया गया है इन खंडों में, अंशों में। तो ये तो हुए 24 अंश प्रथम खंड और 25वें से प्रेमाख्यान की कथा चलती है, 651वें अंश तक चलती है। अब देखिए, जो स्तुति खंड है, प्रथम खंड है, उसका 24वें अंश में पद्मावत का रचना काल दिया गया है। पूछा जा सकता है, मोस्ट होगा। 24वें अंश में पद्मावत का रचना काल दिया गया है। अंतिम 2 अंशों 652 और 53, 653 25 से, क्योंकि 25वें अंश से 651वें अंश तक तो चलती है प्रेमाख्यान की कथा, टोटल अंश है 653। तो इन अंतिम 2 अंशों में 652 और 53वें में कवि ने पूरी कहानी एवं अपनी वृद्धावस्था का वर्णन किया है। कवि ने वर्णन किया है कि वृद्धावस्था जन्य जो दयनीय दशा है उस पर भी प्रकाश डाला है। ये 2 अंश, तो 58 खंड उपसंहार को मिलाकर 57 खंडों में कथा है। टोटल अंश जो इसके हैं 653 है। 25वें से 651वें तक कथा इसकी कही गई है। अब कवि ने प्रयोजन बताया है, कविता करने का क्या प्रयोजन है, क्या सूफी मत के प्रचार का उनका जो उद्देश्य है। तो कवि ने अपनी रचना के प्रयोजन को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत में है चीन्हा। अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए मैंने अपना यह काव्य जो है वो लिखा है। जगत में अमर हो जाने के लिए, अपना निशान छोड़ जाने के लिए ये काव्य मैंने जो है पद्मावत लिखा है। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत में है चीन्हा। तो ये कवि का उद्देश्य है काव्य रचने का, अमरता के लिए, जगत में अपना निशान छोड़ जाने के लिए, अपना नाम छोड़ जाने के लिए। तो ये काव्य इन्होंने रचा है। अब हम बात कर लेते हैं पद्मावत की भाषा के विषय में। भाषा क्या है? ठेठ अवधि यानी कि ग्रामीण अवधि, पूर्वी अवधि भी आप कह सकते हैं। छंद योजना, चौपाइयाँ प्लस दोहा। तो ठेठ अवधि इसकी भाषा है। तुलसी के मानस में जो है संस्कृतनिष्ठ अवधि है, साहित्यिक अवधि है, जो साहित्यिक अधिक है। लेकिन पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है, ग्रामीण अवधि है, जो मीठी अधिक है, पूर्वी अवधि भी इसे कह सकते हैं। तो छंद योजना की अगर हम बात करें तो चौपाइयों और दोहों का जो है मिश्रण इसमें भी है, कड़वक पद्धति है। 7 चौपाइयों यानी कि अर्धालियों के बाद दोहा रखा गया है एक क्रम से। और अब तक जो हमने सूफी रचनाएं पढ़ी उसमें आपने देखा होगा कि पद्मावत से पहले की जो रचनाएं हैं उनमें 5 चौपाइयों यानी कि अर्धालियों के बाद जो है दोहे का उपयोग किया गया है। यहाँ पर पद्मावत में
साथ साथ चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। तो ठेठ अवधि इसकी भाषा है, ग्रामीण अवधि है, जो लौकिक अवधि है, पूर्वी अवधि है, वो इसकी भाषा है। चौपाइयों और दोहों में जायसी ने अपना काव्य ठेठ अवधि ग्रामीण अवधि में लिखा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो भाषा से संबंधित है, वो है विद्वानों के मत, आलोचकों के कथन, वो हमें देखने आवश्यक हैं। पद्मावत की भाषा के संबंध में विद्वानों के कथन क्या है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। आजकल भाषा से संबंधित जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते भी हैं। भाषा की स्वाभाविकता, सरसता और मनोगत भावों के प्रकाशन सामग्री के रूप में जायसी ने अवधि को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया। भाषा की स्वाभाविकता, बिल्कुल स्वाभाविक भाषा है इनकी, सरसता है उसमें, ग्रामीण अवधि है, मनोगत भावों के प्रकाशन सामग्री के रूप में जायसी ने अवधि को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वो ये कहते हैं। अगला कथन देखिए, जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है, यानी कि अवधि की सुगंध है। यह अवधि किसी अन्य कवि में आपको नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। और बच्चन सिंह का ये कथन है, बच्चन सिंह आगे कहते भी हैं कि तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है, क्योंकि तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, गहरा प्रभाव है। और ठेठ संस्कृति भी जो है, अवध जनपद की जो ठेठ संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति है, वो तुलसी में नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है। लेकिन जायसी जो है वो ठेठ है, ठेठ ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण शब्द, वो सब कुछ जो है लोक भाषा हमें मिलती है। तुलसी की तो चलो साहित्यिक भाषा है, संस्कृत निष्ठ अवधि है, क्लासिक कथा थी उनकी और क्लासिक, इसीलिए क्लासिक भाषा उन्होंने लिखी। अगला कथन देखिए, जायसी ने अपने ग्रंथ ठेठ अवधि में लिखे हैं। जायसी ने अपने ग्रंथ जो हैं वो किस में लिखे हैं? ठेठ अवधि में लिखे हैं। पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद दोहा है, ये हमने देखा। पद्मावत से पहले 5-5 अर्दालियों के बाद दोहा चलता था, जबकि रामचरितमानस में 8 अर्दालियों के बाद दोहा है। पद्मावत की भाषा बोलचाल की पूर्वी अवधि है, रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधि और अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक है। रामचरितमानस की भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ अवधि है, पश्चिमी अवधि है, अधिक साहित्यिक है। ठेठ अवधि जायसी की है, मीठी अधिक है। जायसी की अवधि मीठी अधिक मानी जाती है, डॉक्टर गुलाब राय का ये कथन है। तो आगे चलिए अगला कथन देख लेते हैं। जायसी अपने शब्दों का चुनाव कहाँ से करते हैं? गांव गिराम के छप्परों, झोंपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा जो है नाना पुराण निगमागम से ग्रहित है। पुराणों से, संस्कृत ग्रंथों से, मतलब उनकी भाषा जो है ग्रहित है, तो संस्कृत निष्ठ है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक क्लासिकल कथा को लिया है और भाषा इसीलिए उनकी जो है क्लासिकल भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, अधिक जो है साहित्यिक भाषा है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, जायसी ने अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराम के छप्परों, झोंपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से ग्रहित है। अगला कथन कौन सा है जायसी के विषय में? जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है, विभक्तियों का लोप, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का लोप जायसी में आपको बहुत मिलेगा। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। और इन्हीं कथनों के साथ हम आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पद्मावती का कथानक देखेंगे,
नागमती वियोग खंड के विषय में विद्वानों के कथन देखेंगे और पद्मावत के विषय में विद्वानों के क्या कथन हैं वो हम सब देखकर जायसी को यहीं पर समाप्त करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।